यस फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका मेंटोर अर्जुन, स्वागत है आपका टारगेट विद रामा के आपके इस परिवार में। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, यानी कि हमारी 24 क्लास है ये। और इसमें आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं पॉलिटी में, जीएस घटना चक्र की क्लास है ये। कौन सी? घटना चक्र की। तो आज हम कवर करने वाले हैं वरीयता अनुक्रम वाला चैप्टर। वरीयता अनुक्रम यानी कि कौन से क्रम पे कौन सा आता है, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ, मतलब कौन से क्रम पे कौन आता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये आपकी जीएस घटना चक्र की पॉलिटी की क्लास है, आपको पता ही होगी। आज इसका थंबनेल थोड़ा सा गायब हो चुका है आज के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि हमको कंप्लीट करनी है ये वरीयता अनुक्रम। केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न क्या कह रहा है, जो पदाधिकारी होते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के, विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है। यानी कि जो उनके पदाधिकारी होते हैं, आपके अधिक ऑफिसर्स होते हैं, उनका जो पद क्रम होता है उसको हम वरीयता अनुक्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या कह रहा है, 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। वर्तमान में शीर्ष पदों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है। कैसे कैसे, एक बार शॉर्ट नोट्स के बारे में देख लेते हैं कैसे कैसे दे रखा है। राष्ट्रपति पहले नंबर पर है, उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पर, फिर प्रधानमंत्री है, फिर चौथे नंबर पर राज्यों के राज्यपाल हैं, 5वें पर भूतपूर्व राष्ट्रपति है, 5 के उप प्रधानमंत्री हैं, 6 में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, 7 में केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उसके बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के अपने मुख्यमंत्री। 7 कै की बात कर लें तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8 में बात करें तो भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत वगैरह जो होते हैं वो 8वें नंबर पर आते हैं। राष्ट्रमंडल के उच्चायुक्त हो गए। उसके बाद राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों के बाहर वाले, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के बाहर वाले, ये कौन से में आते हैं? 8वें नंबर पर आते हैं। 9वें नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आते हैं। 9 के नंबर पर आते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष। आपसे पूछ सकता है यूपीएससी वालों से कि कहाँ आते हैं ये, तो 9 कैपे नंबर पर आते हैं। कैग हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी 9वें नंबर पर हैं। 10वें नंबर की बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री, ये इसमें आते हैं। कौन से नंबर पर? 10वें नंबर पर। 11वें पर आता है भारत के महान्यायवादी, इनको याद रखिएगा, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल, ये कौन से पर आते हैं? 11वें नंबर पर। और 12वें पर आते हैं जनरल तथा उनके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष आते हैं 12वें नंबर पर। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करना है हमको। क्या विचार करना है? मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश, कौन की वरीयता क्रम क्या है, ये हमको देखना है। क्रोनोलॉजी जांचनी है हमको। तो इनके इसने लिखा है कि अग्रता क्रम में इनकी सही अनुक्रम क्या है। अग्रता क्रम में पूछा है, अग्रता क्रम में। तो इसका हो जाएगा, कैसे कैसे आएंगे बताइए। सब पहले आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन से नंबर पर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये आप मुझे बताएंगे, अभी भी देख लेंगे। उसके बाद आएगा आपका संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर आएगा आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमने पढ़ा था। उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव। तो कौन कौन से नंबर पर हैं ये हम देखेंगे। पहले ये देखिए, तो दिए गए अधिकारियों का अग्रता क्रम किस प्रकार है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। तो मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर पर आते हैं? हम देख चुके हैं 7वें नंबर पर आते हैं। कौन से नंबर पर आते हैं मुख्य न्यायाधीश? 6 नंबर पर। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं हमारे 6 नंबर पर। उसके बाद आगे क्या पूछा है इसने? आगे पूछा था इसने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके बारे में भी पूछा है। फिर उसने कैबिनेट सचिव के बारे में पूछा है। तो इस तरीके से इन्होंने पूछा है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है या आते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन से आते हैं? 6th पोजीशन पर आते हैं। और इनसे ऊपर कौन आएगा बताइए? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति इनसे ऊपर आएंगे। कौन? भूतपूर्व राष्ट्रपति। कैसे कैसे ऊपर आएंगे ये देख लेते हैं हम। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर वरीयता क्रम इस प्रकार है, जैसे कि राष्ट्रपति पहले नंबर पर, याद करके चलना है। हेलो बच्चों, याद करके चलना है ये, कैसे भी करके। एक आध क्वेश्चन फंस जाता है अगर एग्जाम थोड़ा इधर उधर होता है तो। उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पर हैं, प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर आते हैं, राज्यों के राज्यपाल चौथे नंबर पर आते हैं। उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति 5वें नंबर पर आते हैं। और इनके तुरंत बाद आते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश। तो इन्होंने इसी क्वेश्चन में यही पूछा कि मुख्य न्यायाधीश से पहले कौन आता है, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से पहले आते हैं। थर्ड क्या रहेगी? भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आएगा बताइए? सबसे पहले कौन आएगा?
उप प्रधानमंत्री आएगा, या अपने राज्यों के राज्यपाल आएंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे 5th नंबर पर हमने देखा है, लोकसभा अध्यक्ष आएंगे 7th नंबर पर हमने देखा है। तो अपने राज्यों के राज्यपाल आएंगे, कौन? अपने राज्यों के राज्यपाल, याद रखिएगा। कैसे आएंगे सर अपने राज्यों के राज्यपाल? तो राज्यों के राज्यपाल आते हैं 4th नंबर पर, जबकि 6th नंबर पर मुख्य न्यायाधीश हो गए, 5वें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए। तो इनके बाद ही सब कुछ आता है, इससे पहले राज्य के राज्यपाल आ जाते हैं। उप प्रधानमंत्री, सर उप प्रधानमंत्री 4 के बाद 5 क्या में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? यूपीएससी का अध्यक्ष आता है? नहीं सर, यूपीएससी का अध्यक्ष तो कब आता है? 9 क्या में आता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तो कितने में? 9 क्या में। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त? नहीं सर, मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं हमारे कौन से में आते हैं बताइए? ये रहे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं हमारे 9वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 9वें नंबर पर, ध्यान रखिएगा। तो इसने पहला कि पहले कौन आता है, ये 9 क्या में आते हैं, ये 9वें नंबर पर आते हैं। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये भी नहीं, ये लास्ट में आते हैं, हमने देखा था। उसके बाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये देखेंगे हम टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। विभिन्न पदाधिकारियों की रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित होती है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के मुख्य अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 क्या में रखा गया है। कितने? 9 क्या में। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें नंबर पर रखा गया है। 14वें नंबर पर कौन है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। जबकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 17वें नंबर पर रखा गया है। किसको? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर। तो विकल्प इसमें ई हो जाएगा, ई इसका सही है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। एक से अधिक भी आ सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक का मतलब क्या है? जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ये और ये वाले 9 क्या में आते हैं, तो ये इसका आंसर होगा, तो एक से अधिक, ठीक है। चलिए, बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। 5th देखिए, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? बताइए, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी है मंत्रिमंडल सचिव। कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार के सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है। वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। किसका? देश का सबसे ऊंचा सेवक। 6 कह कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? फिर वही क्वेश्चन है, तो मंत्रिमंडल सचिव सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है। कौन? मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सचिव, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो यहीं से इसमें इतने ही क्वेश्चन थे और बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इसलिए बन जाता है ताकि इधर उधर अगर क्वेश्चन आता है, तो अगर एग्जाम टफ आता है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इधर उधर से, तो उसी को हम टफ बोल देते हैं। लेकिन हमको कुछ भी छोड़ के नहीं चलना है। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले संसद लोकसभा, यहाँ से होता है आपका नया चैप्टर की शुरुआत, जिसमें हम लोकसभा को कवर करेंगे। पहले फेज में संसद का पहला चैप्टर है लोकसभा, तो लोकसभा को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये इसके शॉर्ट नोट्स हैं, ये हम नहीं देखेंगे, फटाफट एक बार वैसे भी देख लेते हैं। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। विधायी अंग किसे बोलते हैं? संसद को। कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह, ये न्यायपालिका है। तो विधायी अंग कौन है संसद का? बताइए। तो विधायी अंग है हमारा संसद, संघीय सरकार का विधायी अंग है। उसके बाद संविधान के भाग 5 में अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में संसद के संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसको याद रखना है। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 में संसद से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। किस किस से मिलकर बनेगी? जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। याद रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा होंगे। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अनाधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक प्रतिनिधियों सदस्यों से मिलकर बनेगी। ये कह रहा है कि 530 तो राज्य से ले जाएंगे और 20 ले जाएंगे यूनियन से, तो 550 टोटल, और 2 सदस्य नाम निर्देशित किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो कितने हो जाते हैं? 552, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। बाकी हमारे क्वेश्चन से कवर होते चले जाएंगे। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें दी जाती हैं।
1971 की जनगणना पर आधारित है, याद रखिएगा। लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है, ठीक है। फिर 2001 की जनगणना पर हुआ, फिर 84वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 2026 के पश्चात ही पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यथावत रहेगा। 2001 की जनगणना इसमें शामिल रहेगी, याद रखिएगा। वही है कि 5 वर्ष तक होगा, क्या होगा, प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष तक क्या होगा, लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के, यानी कि सीधी सीधी बात है, लोकसभा का जो अवधि होगी वो 5 वर्ष की होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है, किसको, राष्ट्रपति को। इसके अगर हम देखें आपात लग जाता है तो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अवधि। एक बार में कितनी, केवल 1 वर्ष तक, याद रखिएगा, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। मान लिया आपात खत्म हो गया तो 6 माह तक ही उसका विस्तार रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए, याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन होता है, सभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। चलिए, बाकी ये आपके अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन छूट रहे हैं तो छूटेंगे नहीं, ये सारे क्वेश्चंस के नीचे कवर हो जाएंगे, बार बार हमको पढ़ने की आदत नहीं रहेगी इनको, ठीक है। देखिए, एक होता है प्रो टेम स्पीकर। प्रो टेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है, प्रो टेम स्पीकर। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रो टेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। कौन होता है, लोकसभा का सबसे जो वरिष्ठतम सदस्य होता है वो प्रो टेम स्पीकर चुना जाता है, याद रखिएगा। 6 माह से अधिक अंतर नहीं होगा, याद रखिएगा। लोकसभा एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का अंतराल होगा, यानी कि एक बैठक कम से कम 6 माह से पहले हो जानी चाहिए। दोनों बैठकों में अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने आवश्यक हैं, याद रखिएगा। 2 बार सत्र बुलाए जाने आवश्यक हैं, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए, 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। 27 फरवरी 1956 इस पद पर बने रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत सेन अयंगर, यानी कि एम.एन. अयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे, जो द्वितीय लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद 54 में जे.बी. कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, भूलना नहीं है। कौन है प्रथम महिला अध्यक्ष, मीरा कुमार। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है क्या? आप मुझे बताओगे कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ये आप पे मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं, क्या छोड़ता हूं, क्वेश्चन छोड़ता हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फटाफट क्वेश्चंस ध्यान से देखने, यहां से आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, बताइए। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कितनी है, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए कितनी है, 25 वर्ष। आप 25 वर्ष के अगर हो गए हो तैयारी करते करते, तो आप लोकसभा के अध्यक्ष के जो आपके लोकसभा की सदस्यता है उसके लिए आप चुनाव लड़ सकते हो आसानी से। कहाँ दे रखा है, अनुच्छेद 84 में ये बात कही गई है। और राज्यसभा के कितने वर्ष है, 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, तो वही 25 वर्ष है। चलिए आगे फटाफट। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु, वही है फिर 25 वर्ष चाहिए सर। 25 वर्ष के अगर आप हो गए हो तो लोकसभा का सदस्य बन सकते हो। पढ़ाई वढ़ाई छोड़िए, राजनीति में जाइए। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, कथन सही नहीं है पूछा। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल ठीक है, लोकसभा में। उसके बाद निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल ठीक है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ऐसा तो नहीं है सर। राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार तो नहीं किया जाता। क्यों? भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची को तैयार करने का कार्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। किसमें? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, यानी कि 324 में जो दे रखा है आपका इलेक्शन कमीशन, वो करता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हुए चलेंगे, अभी इतना बड़ा
छोटा सा डाउट है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी व्यक्ति ये नहीं हो सकता, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा नहीं, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिनका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ये बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं बताइए? जनसंख्या, गरीबी, क्षेत्रफल, भाषा। तो सर गरीबी की जनसंख्या के आधार पर, हमने पढ़ा है जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। चलिए सर आगे कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों को राज्यसभा के मध्य आवंटन कौन सी जनगणना के आधार पर किया जाता है? तो ये है 1971 की जनगणना, जो अनुच्छेद 82 के अनुसार दी गई थी। 1971 की जनगणना अभी बदल दी गई है, 84वां संविधान संशोधन होता है और इसमें 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान है। अभी क्या है? 2001। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन कौन सी जनगणना के आधार पर है? तो ये 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसके आधार पर था 1971। कितनी? 1971, ठीक है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2031 तक यथावत रहेगा। ये बात उस समय पर की गई थी, लेकिन जब 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया तो उसमें कहा गया कि 2026 तक यथावत रहेगा, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर उसमें तो 2026 था, नहीं। देखिए 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुच्छेद 81(3) एवं अनुच्छेद 82 के परंतुक में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना अर्थात वर्ष 2031। तो 2026 के बाद कौन सी आएगी? 2031 वाली ही आएगी, याद रखिएगा। 17वीं जनगणना होगी कि सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कह रहा है कि 2026 नहीं 2031 में ही होगी जनगणना, तो 2031, ठीक है। चलिए फिर वही है 84वां संविधान संशोधन 1971 की जनगणना, तो कब तक रहेगी? 2026 तक यथावत रहेगी। चलिए 11वां क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? इनमें से ऐसे कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। कितनी हो सकती है अधिकतम? देखिए लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, जिसमें 530 राज्यों से और 20 राज्य संघों से, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से। 104वां संविधान संशोधन होता है 2019 में। लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे ना बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया, यानी कि 2 जो चुने जाते थे ये लोग, इनको खत्म कर दिया गया। तो अभी कितनी रह गई है? 550। तो 550। लेकिन ये अभी के आधार पर अगर हम देखें, अभी के आधार पर तो ये हम लगा सकते हैं कि 550, लेकिन 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो कितना? 2008 में तो उस समय पर तो 552 ही होनी चाहिए थी जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अधिकतम संख्या हो सकती है, ये थोड़ा सा डाउट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हुए चलेंगे। लेकिन इसने कमीशन ने आंसर दिया था इनमें से कोई नहीं, तो हमको इनमें से कोई नहीं लगा के आना था। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं? तो कौन सा है? तो 7वां और 31वां जो संविधान संशोधन है। कौन सा सर? 7वां और 31वां संविधान संशोधन राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं। चलिए आगे देखिए, ये कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? बताइए। तो यह है 31वें संशोधन ने। कौन से? 31वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसने सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन। आज हम क्लास को थोड़ा छोटी करेंगे क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, इसलिए हल्का सा कदम पीछे रखेंगे। ये देखिए 14 क्वेश्चन। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है? लोकसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 550। कितनी है? 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? बताइए। वर्तमान सदस्य संख्या उस समय पर 2010 में 543 थी, लेकिन अभी आप देखेंगे कितनी है, इसको छोड़ते हुए चलेंगे।
लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, बताइए। 20। कितना? 20। 20 हो सकता है, याद रखिएगा, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 हो सकता है। 20 से ज़्यादा लोग इसमें नहीं लाया जा सकते केंद्र शासित क्षेत्रों से, ठीक है। कितने? 20 से ज़्यादा लोग। तो अभी 16 क्वेश्चन तक ही हम रखेंगे, बाकी 17 क्वेश्चन से आगे हम करेंगे और कल को इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अभी आपके लिए कंटिन्यू रखनी थी सीरीज, तो इसलिए मैंने ये क्लास कराई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और क्लास को शेयर करना और क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करना। पहले शॉर्ट नोट्स मत देखना, अभी शॉर्ट नोट्स अगर आपको टाइम है, अगर आपको देखने का टाइम है तो शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं, वरना क्वेश्चंस के नीचे जो आपका विश्लेषण होता है वो आपके लिए एनफ है, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखना अपना और अपनी पढ़ाई करते रहना।